उत्तर प्रदेश के संभल में सीजेएम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर मुकदमा करने का आदेश दिया है। सही सुना आपने, संभल याद है ना? अभी उसकी कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन यह बड़ी दिलचस्प बात है। और इस मुकदमे में सबसे बड़ा नाम किसका है? सीओ अनुज चौधरी का। उनके समेत 12 पुलिस कर्मियों पर सीजेएम कोर्ट ने कहा कि तुरंत एफआईआर दर्ज करिए और जांच करिए, हफ्ते भर में रिपोर्ट सबमिट करिए कि इन्होंने गोली चलाई है। यह बहुत बड़ी खबर है और इस खबर की एक एक नस को पकड़ना जरूरी है। हालांकि इसका राजनीतिक पक्ष भी समझिए कि संभल पुलिस कह रही है कि हम नहीं करेंगे एफआईआर, हम उच्च अदालत में जाएंगे। ठीक है, संविधान अधिकार देता है, लेकिन बहुत कुछ खुला है, परतें खुली हैं। जरा एक एक परत को समझना जरूरी है। पापड़ बेचने गया आलम, मार दी गोली पुलिस ने, यह कहते हुए उसके पिता ने जब कोर्ट में मुकदमा किया था कि उसे न्याय चाहिए, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्रथम दृष्टया यह दिख रहा है कि पुलिस ने गोली मारी है। और पुलिस ने पहले कहा था कि दोनों तरफ की गोलाबारी में कुछ लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए थे, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इस पूरे मामले को तह तक जाइएगा। यह वही पुलिसकर्मी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा में वर्दी पहनकर आगे आगे चलकर रील बनवाता है। यह वही पुलिसकर्मी है जो गदा लेकर आरती करता है, यात्रा करता है एक धर्म की। और वही पुलिसकर्मी मीडिया में आकर सार्वजनिक तौर पर बयान देता है कि जुम्मा 52 बार होता है, होली और दिवाली एक बार आती है। और इसका साफ संकेत कि कम्युनलाइज कर दो पूरे पुलिस सिस्टम को। और करे भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक कन्क्लेव में जाकर के कहता है पहलवान है, ऐसे बोल देता है। हमारा वो पुलिस अधिकारी है, वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को सुनते हुए आपको यह सवाल तो मन में आया होगा कि चाहे तुम पहलवान हो चाहे ना हो, पुलिस के कानून व्यवस्था के और लोक व्यवहार के कानून के भीतर ही तो आओगे। तुम पहलवान हो तो पहलवानी करोगे, कानून से ऊपर। इस पूरे मामले को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी मामले से उस कुछ पुलिस वालों को नायक की तरह पेश किया गया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के अनुकूल काम कर रहे थे और फिर प्रमोशन पाकर के यही व्यक्ति कहीं और चला गया। मामला पूरा यह है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में यामीन का आरोप है कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को टोस्ट रस्क बेचने, पापड़ बेचने घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद के इलाके में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी। यामीन ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिस वालों को आरोपी बनाया। और इसी मुकदमे को सुनते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर सीजेएम कोर्ट से उन्होंने यह आदेश जारी किया कि तत्काल एफआईआर किया जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर लगता है। अब जरा संभल में हुआ क्या था, कुछ तस्वीरों कुछ वीडियो से समझ लीजिए। एक बार सर्वे हो गया, शांति से हो गया, दोनों पक्ष वहां सहमत होकर के सर्वे करा लेते हैं। फिर अचानक दूसरे दिन सर्वे 2-4 दिन के भीतर, और भारी पुलिस बल के बीच एक वकील नुमा व्यक्ति सर्वे करने जा रहा है, जो आरएसएस का एजेंट है। बाद के उसके पूरे सोशल मीडिया को आप खंगालेंगे तो आपको यह लगेगा कि वो लोग एक एजेंडा के तहत ये सब काम कर रहे हैं। और फिर जय श्री राम के नारे, उकसाना और सब कुछ। और जैसा इस देश में अब न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है कि पत्थर मारा गया, किसकी तरफ से? मुसलमानों की तरफ से। उसके ठीक पहले के सारे मामले को आपके समझदारी से, आपके सूचनाओं से गायब कर दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में बहराइच में अगर कोई यात्रा निकलेगी, धार्मिक जुलूस निकलेगा, डीजे बजेगा, डीजे पर गाना बजेगा, अपमानजनक गाना बजेगा, वो डीजे मस्जिद के सामने जाएगा, रुकेगा, अनाप शनाप गाना बजाएगा और गालियां देते हुए नारे लगाएगा। इतना सीन आपके पूरे सूचना तंत्र से गायब कर दिया जाएगा। और जैसे ही सामने से कोई प्रतिक्रिया हो जाए, उसी का इंतजार किया जाएगा। पत्थर मारा और फिर मार दो, कुछ भी कर दो। यह पूरी कहानी संभल की भी है कि इतना सब होने के बाद जब हिंसा भड़क गई तो पुलिस ने क्या क्या नहीं किया उसी संभल में, कितना कुछ किया है। और वहां का जो एसपी है, उस एसपी को आप देखेंगे तो उसका तेवर ही ऐसा लगेगा कि जैसे लग रहा है कि कुछ खास किस्म का काम करने के लिए उसे अपॉइंट किया गया हो। और उसके बाद वहां का डीएम
और पूरी घटना ऐसे चली, लोग मारे गए और उसी मारे जाने वालों में बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए थे। तो उस जुलूस पर कोई सवाल नहीं आया, उकसाने वाले नारों पर कोई सवाल नहीं आया, और जब हिंसा भड़क गई दो समुदायों में तो पुलिस ने यह बहाना बनाकर क्या नहीं किया। अब तो साहब इस सब पर बात भी कौन करता है, आपको तो तुरंत हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा। आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे, अरे कल की अवतार उसी संभल में होने वाला है, ऐसे कैसे, वहां तो ये था वो था, सब कुछ करके आपको पूरा मामले को डिटेल कर दिया जाएगा। लेकिन बात केवल लॉ एंड ऑर्डर की अगर करें तो इस बात को समझने में क्या कोर्ट सक्षम नहीं था? मैं तो न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर को याद कर रहा हूं कि उन्होंने प्रथम दृष्टया ही देखा कि यह तो मामला अपराध का लगता है। यामीन ने साफ तौर पर पूरे मामले में यह बात कही है कि उनके बेटे आलम को गोली लगी, इलाज नहीं वहां हो रहा था, उसे एडमिशन नहीं मिला है, वो मेरठ में छिप करके अपना इलाज कराया, जान बच गई, और उसको न्याय दिलाने के लिए ये कोर्ट का मामला कोर्ट तक ले गए थे। अब आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पूरे वाकये का अहमियत क्या है, और देश भर में लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ रखिए और हकीकत में क्या हो रहा है ये एक तरफ रखिए। यही मेरठ में जो स्वजातीय था उसको क्या क्या आरोप लगा, बुलडोजर नहीं गया, बुलडोजर इंतजार कर रहा था कि पहले लड़की गिरफ्तार हो, फिर लड़का गिरफ्तार हो, फिर लड़का कहानी बताए, लड़की ही मुझे लेकर भाग गई, लड़की ही अपने मां को मार दी, कहीं कुछ न कुछ कहानी ऐसे जोड़ दी जाए, बुलडोजर इंतजार कर रहा है। अगर मुसलमान आरोपी होता, यादव आरोपी होता तो बुलडोजर इंतजार नहीं करता कहानियों का कि सामने वाले का भी पक्ष जान ले, चल चुका होता, और यमराज भी सोया नहीं होता। इस तरह का मामले में साफ तौर पर दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी बायस्ड है क्या। अब तो कोर्ट ने कह दिया साहब पुलिस वाले पर मुकदमा करो, और पुलिस वाले पर मुकदमा करने के लिए जब कहा गया तो पहले मुकदमा होता फिर आप अपील भी करते। भाई नियम क्या कहता है, या आप उससे सहमत नहीं हैं, जैसे मान लीजिए आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करिए, बेल रिजेक्ट हो जाए, पुलिस हो सकता है आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस मामले में देखिए कोर्ट में क्या कह रही है पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी। अपील होगी क्योंकि सीओ अनुज चौधरी प्रमोशन पा करके अब फिरोजाबाद पहुंच चुके हैं, बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं। भाई वो क्या क्या करते हैं, वो गदा लेकर के माता की आरती वर्दी पहनकर करते हैं, बार बार याद रखिएगा, वर्दी पहनकर। फिर उसके बाद वर्दी पहन करके वे हिंदू राष्ट्र बनाने वाली प्रधानमंत्री के छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा में आगे आगे चलते हैं। ऐसी जाने कितनी यात्राएं निकलती हैं, दूसरी यात्रा को छोड़ दिए, संविधान के बचाने के लिए कोई ऐसी एक तो यात्रा निकलने की परमिशन मिल जाए, हाईवे से जा रही है यात्रा, मिल जाएगी परमिशन, और उसमें पुलिस आगे आगे चले। भाई देखो माइक लेके चल रहा है बंदा, क्या स्मार्ट लग रहा है भाई, पुलिस अब हिंदू राष्ट्र में ये नहीं करेगी तो क्या करेगी, हिंदू है वो। लेकिन जैसे ही वो किसी और धर्म का बात आती है तो क्या डायलॉग बोलता है, जरा गौर से सुनिए, 52 बार जुम्मा होता है। तुम्हारी बयान में ही झलक रहा है कि तुम किस तरह की मानसिकता से बोल रहे हो दूसरे धर्म के लोगों के लिए, तुम न्याय क्या करते होगे। लेकिन इन सब को प्रश्रय कौन दे रहा है, मुख्यमंत्री बुला करके अलग से मिल रहा हो, मुख्यमंत्री बुला करके शाबाशी दे रहा हो, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए। मुख्यमंत्री का जब आपको बरद हस्त प्राप्त हो जाए तो भाई उसी इलाके में पुलिस चौकी बनाई जाएगी, वीडियोस देखिए, और उस पुलिस चौकी का उद्घाटन हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। पुलिस, हिंदू रीति रिवाज, लोकतांत्रिक देश, अब आप समझ लीजिए। हालांकि इस देश में आज भी यह सोचा जाता है कि मजार सड़क पर हो तो दिखता है कि जमीन का कब्जा है, और थानों में आप मंदिर बना दो, रेलवे स्टेशन पर मंदिर बना दो, उस पर आपको कोई बात नहीं होगी। अब ये बनारस वाला आप भूल गए क्या, ये जो तोड़ा जा रहा था, कितने हिंदू संगठन ये बात बोले, ये जो दृश्य दिख रहा है ना आपका, ये बनारस में हो रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री खामोश है। अब प्रधानमंत्री खामोश क्यों न रहे, रामलला की उंगली पकड़कर ले आने वाले लोगों पर कोई नाराजगी जब नहीं हुई प्रधानमंत्री की फोटो पर, प्रधानमंत्री की फोटो राम की फोटो से बड़ी बनाकर अयोध्या में पेश की गई, किसी हिंदू का आहत भावना नहीं हुई, तो वो गुजरात में जाकर के प्रधानमंत्री हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ा रहे हो तो कोई हिंदू बोला,
इसे अपमान नहीं माना जाएगा, इसे भावना से आहत कोई नहीं कहेगा। जो राम को लाए उनको लाने की बात पर चुनाव लड़ा जाएगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। और जो आरएसएस और बीजेपी या उसके संगठन कहते हैं वही हिंदू है। तलवार बांटने वाले को छूट मिली हुई है, फिर कुछ को मुकदमा किया, कुछ को ये किया वो किया दिखाने के लिए, क्योंकि छिछालेदर हो जाती। अंदर से बुला के डांटा गया होगा। आरएसएस ने वैसे ही पूरे विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर लिया है, देश भर के सरकारी ऑफिस में आरएसएस के लोग बैठ गए। अंदर से वो अपना तलवार वाला काम चुपचाप कर ही रहे हैं। बाहर से तलवार बांटने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अब बाहर से बड़ा नैरेटिव सेट करने के लिए संभल से ही शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, संभल से हाल के दिनों में यह शुरुआत हुई थी, जिसमें यही अनुज चौधरी था जिसको मुख्यमंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि पहलवान है, ऐसे ही बोलेगा। यह संकेत था कि उत्तर प्रदेश के बाकी डीएम, एसपी, सीईओ जितने भी लोग हैं, भाई देखो मुख्यमंत्री जी को क्या पसंद है, ये काम करो, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाओ, हिंदू राष्ट्र में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बाकी उसी पुलिस में क्या क्या हो रहा है कि इसको पोस्टिंग नहीं मिल रही, अंदर लोग बोल नहीं पाते हैं, देख रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है, बोल नहीं पाते हैं साहब, कलेजे पर पत्थर रख करके ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शंटिंग में पड़े हुए हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही, जाति देख करके वहां पर सब कुछ हो रहा है। उस उत्तर प्रदेश में क्या संभल वाली पूरे प्रकरण से कोई पैगाम जाएगा, कोई एक संकेत जाएगा? क्या पुलिस के बाकी अधिकारियों को यह समझ में आएगा कि कानून के अंदर सब लोग हैं? और मैं तो हिम्मत देने की बात करता हूं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर को, अगले 1 साल तक इन पर नजर रखिएगा कि जिन्होंने यह फैसला दिया है उनके ऊपर क्या हो रहा है। अगर सब अच्छा है तो ठीक है भाई, हम भी खुश रहेंगे, लेकिन नजर रखिएगा क्या क्या हो रहा है। और बाकी संभल में अब हाई कोर्ट में जाएगी पुलिस, सीओ अनुज चौधरी पर कोई एफआईआर नहीं होगी, लेकिन एक संदेश गया है जिसे आपको भी सोचना होगा। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोग अपनी समझदारी बनाने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करें, धारणाओं का नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।